वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 के मैथ के एनुअल पेपर 2025 का सेक्शन बी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये हार्ड एरिया का पेपर है। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली ओपन कर सकें। नंबर 2 का पार्ट 1 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर हम यूज करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर y रेज टू पावर -3 और z रेज टू पावर 4 होल पावर 5 इंटू x रेज टू पावर -4 y रेज टू पावर 7 और z रेज टू पावर -2 होल क्यूब और होल पावर 1/2। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो होल पावर मौजूद है 5 और 3, इसको तमाम वेरिएबल्स पर सेपरेटली अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर होल पावर 5, y रेज टू पावर -3 होल पावर 5 और z रेज टू पावर 4 होल पावर 5। इसी तरह यहाँ भी हम करेंगे x रेज टू पावर -4 होल पावर 3, y रेज टू पावर 7 होल पावर 3 एंड z रेज टू पावर -2 होल पावर 3 और ये लास्ट में होल पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो अब ये पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 2 ज़ा 10, x रेज टू पावर 10, y प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 और z 4 5 ज़ा 20। नेक्स्ट है x माइनस 4 5 ज़ा 4 3 ज़ा 12 तो -12, y 7 3 ज़ा 21 और z 2 3 ज़ा 6 और प्लस माइनस माइनस तो -6। अब क्या करेंगे, जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स को हम कंबाइन कर देंगे या ऐड कर देंगे। ठीक है, अब x और x इनकी पावर क्या बन रही है, x की पावर 10 और यहाँ पर है -12। नेक्स्ट है y की पावर -15 और यहाँ पर है +21। नेक्स्ट वेरिएबल है z, इसकी पावर 20 और यहाँ पर है -6 और होल पावर 1/2। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 10 - 12 -2, 15 -15 + 21 6 आ जाएगा और z रेज टू पावर 20 - 6 14। अब ये 1/2 पावर इन तीनों पे अप्लाई हो जाएगी। x रेज टू पावर -2 होल पावर 1/2, y रेज टू पावर 6 होल पावर 1/2 और z रेज टू पावर 14 होल पावर 1/2। अब 2 की कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 तो x रेज टू पावर -1, 2 3 ज़ा 6 तो y रेज टू पावर 3 और 2 7 ज़ा 14 तो z रेज टू पावर 7। अब यहाँ पर देखें x की पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, बाकी दोनों पावर पॉजिटिव हैं तो उनको न्यूमरेटर में ही रहने देंगे। तो ये हो गया इसकी सिंप्लीफिकेशन जो हमें गिवन एक्सप्रेशन था उसकी। पार्ट 1 में ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेरीफाई ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी फॉर द गिवन सेट यूजिंग द वेन डायग्राम। सेट्स आपको गिवन है सेट ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, मीन्स कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेंगे। एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। इसके अलावा सेट ए, सेट बी और सेट सी यहाँ पर सर्कल की फॉर्म में होंगे, लेकिन वो ड्रॉ करने से पहले हम देखेंगे कि इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अब देखें सेट ए और सेट बी में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 5 2 और 5। ठीक है, सेट ए में आपके पास 2 और 5 कॉमन आ रहा है। सेट बी और सी में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 5 और 9। ठीक है, 5 और 9। ठीक है, और 5 ऐसा एलिमेंट है जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है और सेट ए और सी में 3 कॉमन आ रहा है, 3 एंड 5। ठीक है, मीन्स कि तीनों में आपस में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो उस केस में हम किस तरह से सेट्स लेंगे, ओवरलैपिंग, तीनों सेट्स ओवरलैपिंग होंगे। तो सेट ए, सेट बी और सेट सी
देखिए 2 जो है सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, लेकिन सी में मौजूद नहीं है। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं ये भी हमारे पास इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूं तो इसका ये मतलब होगा कि वो सी में भी आ रहा है। तो 2 सिर्फ ए और बी में आ रहा है तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। 1 सिर्फ ए में आ रहा है तो वो यहाँ पर आएगा। इसके अलावा 3 ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। तो ए और सी का जो कॉमन पार्ट है वो ये है। नेक्स्ट 4 सिर्फ और सिर्फ ए में ही आ रहा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा 5 इन तीनों में आ रहा है, ए बी सी, तो जो तीनों में कॉमन चीज होगी वो यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट अब बी का 2 और 5 हो चुका है। 7 और 9, 7 सिर्फ और सिर्फ बी में आ रहा है तो वो यहाँ हम लिखेंगे बाहर, और 9 जो है बी और सी दोनों में आ रहा है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। अब नेक्स्ट 5 हो चुका है, 9 भी हो चुका है, लास्ट 11 सिर्फ और सिर्फ सी में आ रहा है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड की पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मींस के बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का क्या मतलब है कि बी के एलिमेंट भी और सी के एलिमेंट्स भी। तो ये आ जाएंगे शेडेड पार्ट बी यूनियन सी में। ठीक है, ये जो रेड लाइंस हैं ये आपके पास शो कर रही हैं बी यूनियन सी को। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए यूनियन, और जो ब्रैकेट में हम फाइंड आउट कर चुके हैं बी यूनियन सी। तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगा, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ये सेट बी और ये आ गया सेट सी। ठीक है, ए में 1 और 4 आ रहा है, बी में 7 और सी में 11। ए और बी में कॉमन 2 आ रहा है, ए और सी में कॉमन 3 आ रहा है, बी और सी में कॉमन 9 और तीनों में कॉमन आ रहा है 5। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या शो कर रहा है कि ये तीनों सेट्स के एलिमेंट। ठीक है, बी यूनियन सी हमारे पास ये था, मीन्स के बी और सी के एलिमेंट्स। अब इसमें हम ए के एलिमेंट भी ऐड कर रहे हैं तो ये सेट भी हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। सेट ए, सेट बी और सेट सी ड्रॉ कर लेंगे। 1 4 3 5 2 7 9 एंड 11। तो अब राइट हैंड साइड पे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स। तो ये दोनों सेट इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो रेड शेडेड एरिया है ये क्या शो कर रहा है, ए यूनियन बी को। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी के साथ यूनियन ले लेंगे सी का। तो सेकंड स्टेप है यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। 1 4 3 5 2 7 9 एंड 11। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये वाला सेट था। ठीक है, अब यूनियन सी भी जब हम करेंगे तो फिर ये सेट सी भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी जो कि हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे, अब उसके साथ हमने यूनियन लिया है सी का। तो ये हमारे पास तीनों सेट्स इसमें आ गए हैं। तो अब देखें दोनों के शेडेड पार्ट्स सेम है, मीन्स के तीनों सेट दोनों में लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ रहे हैं और तीनों सेट राइट हैंड साइड पे भी शेड हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 3 डिजिट्स नोटेशन। 3 डिजिट्स नोटेशन मींस कि हमने बेयरिंग फाइंड आउट करना है। पार्ट ए साउथ 55 डिग्री वेस्ट, तो हमें डायरेक्शन गिवन है साउथ
टू वेस्ट की, मीन्स कि साउथ से वेस्ट की तरफ कितने डिग्रीज, 55 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ कहीं बनेगा आपके पास 55 डिग्रीज साउथ टू वेस्ट, ठीक है। अब बेरिंग और स्टैंडर्ड एंगल में क्या डिफरेंस होता है कि स्टैंडर्ड एंगल हम एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, जबकि बेरिंग में हम क्या करते हैं, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 55 डिग्रीज। अब हम इसका बेरिंग फाइंड आउट करेंगे, मीन्स के नॉर्थ से हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये अब देखें, ये एक क्वाड्रेंट और ये दूसरा क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहां से यहां तक हमारे पास कितना हो जाए, 90 डिग्री, और नेक्स्ट आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। तो फिर 180 डिग्री में 55 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेरिंग, ठीक है। यहां तक 90, फिर नेक्स्ट ये 90, 180 हो जाएगा, फिर 180 प्लस 55, तो ये आ जाएगा 235 डिग्रीज। बी पार्ट है नॉर्थ 15 डिग्री ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में 15 डिग्रीज, ठीक है। ये तकरीबन ये एंगल आ जाएगा नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में 15 डिग्रीज, ठीक है। अब देखें, अब हम बेरिंग फाइंड आउट करेंगे। बेरिंग भी क्या होता है, नॉर्थ से हम स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी हमारे पास डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है, तो बेरिंग क्या आ जाएगा 15 डिग्रीज। तो इसको हम 3 डिजिट्स की फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे। पार्ट सी है नॉर्थ 110 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की डायरेक्शन में 110 डिग्री, ठीक है। यहां तक हम आएंगे 90 डिग्री, 90 से आगे 20 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास 110 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बेरिंग मेजर करेंगे। बेरिंग क्या होता है, अब ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमें बेरिंग फाइंड आउट करना होता है। बेरिंग क्या होता है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें एंगल ये वाला एक्चुअली मेजर करना है बेरिंग के लिए, ठीक है। अब ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, नेक्स्ट ये आ जाएगा 180 डिग्रीज, और अब हम ये वाला जब हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे ये कितना है, तो 180 में हम उसको ऐड करेंगे तो हमारा बेरिंग आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये वाला एंगल मालूम नहीं है कि ये कितना है, ठीक है। अब ये किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, अब देखें, हमें गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल 110 डिग्री है, ये एंगल हो गया आपके पास 90, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो 90 में 20 ऐड करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा 110 डिग्रीज, मीन्स कि ये एंगल है आपके पास 20 डिग्रीज का, ठीक है। अब अगेन ये भी एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में से जब हम 20 को माइनस करेंगे, 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 70 डिग्रीज, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्रीज। तो अब हम 180 में 70 डिग्रीज को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 250 डिग्रीज। डी पार्ट है वेस्ट 35 डिग्री साउथ, ठीक है। वेस्ट से साउथ की डायरेक्शन में 35 डिग्रीज, अब ये आ जाएगा आपके पास 35 डिग्रीज वेस्ट से साउथ की डायरेक्शन में। अब ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। हमें बेरिंग कैलकुलेट करना है, वो क्या होगा, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल तक, तो ये एंगल हमें एक्चुअली मेजर करना है। ये एंगल है 35 डिग्रीज, तो यहाँ तक आ गया 90 डिग्रीज, नेक्स्ट क्वाड्रेंट अगेन 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180। अब ये एंगल हम फाइंड आउट करेंगे कि ये कितना है, तो उसको 180 में हम ऐड करेंगे तो हमारा बेरिंग आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेंट में क्या है, 90 का है, 90 में से 35 फाइंड, जब 90 में से 35 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो जब इन दोनों को 90 को, तो जब 90 को 35 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्रीज, ठीक है। अब ये यहां तक आ गया 180 डिग्री, 180 प्लस 55 235, ठीक है। तो इसका बेरिंग क्या आ जाएगा, तो इसका बेरिंग क्या आ जाएगा 235 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है set A is equals to 135, set B is equals to 45 for the given sets. Part A है find Cartesian product A cross B. Part B है list all the order pair of the relation, ये आपको relation given है, इसके अकॉर्डिंग आपने order pair की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो पार्ट ए पहले हम फाइंड आउट करते हैं, कार्टियन प्रोडक्ट A क्रॉस B।
तो पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, क्या है 1 3 एंड 5। फिर सेट बी के एलिमेंट 4 एंड 5, ठीक है। तो अब हम ऑर्डर पेयर लेंगे किस तरह से, फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड के दोनों एलिमेंट्स को लिखेंगे, मींस के 1 4 और 1 5। फिर हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, उसको नेक्स्ट सेट के दोनों एलिमेंट्स के 3 4 और 3 5। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे और उसको 4 और 5 के साथ लिखेंगे, 5 4 एंड 5 5। तो ये आ गया आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब पार्ट बी में क्या करना है, आपने लिस्ट बनानी है अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। अब आपको रिलेशन में क्या गिवन है, आपने इसमें ऑर्डर पेयर लेने हैं एक्स वाई। अब एक्स एलिमेंट होगा सेट ए का और वाई एलिमेंट होगा सेट बी का। तो आपने ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है इसमें इसी तरह से है, फर्स्ट जो है आपके पास एक्स सेट ए से है और सेकंड जो है सेट बी का एलिमेंट है। तो अब इनमें से आपने कौन सा ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करना है, जिनका सम x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, मीन्स कि जिनका सम 7 या 7 से ग्रेटर होगा। अब देखें इन दोनों का सम क्या बन रहा है, 1 प्लस 4 5, ये नहीं सिलेक्ट करेंगे। 1 प्लस 5 6, ये भी नहीं। 3 प्लस 4 7। अब यहाँ पर इक्वल का साइन है तो 7 को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये वाला एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट है 3 प्लस 5 8, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 7 में आ रहा है। नेक्स्ट है 5 प्लस 4 9, ये भी ग्रेटर देन 7 है तो ये भी आ जाएगा। 5 प्लस 5 10, ये भी ग्रेटर देन 7 है तो ये भी आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास लिस्ट जो आपको रिलेशन गिवन था उसके अकॉर्डिंग। पार्ट 3 है द पॉपुलेशन ऑफ अ कॉलोनी इज growing according to the formula p is equals to 2500 into e raised to power 0.09 t, where p is the population and t is the time in year। ठीक है, एक कॉलोनी है जिसकी पॉपुलेशन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है। यहाँ पर p क्या है, पॉपुलेशन को शो कर रहा है और t टाइम को शो कर रहा है ईयर्स में। ठीक है, पार्ट ए है यूजिंग लॉगरिथम टू एक्सप्रेस t इन टर्म ऑफ p। लॉगरिथम को यूज करेंगे और t को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ p। यहाँ पर आपको p गिवन है इन टर्म ऑफ t, आपने फाइंड आउट करना है t इन टर्म ऑफ p। कैलकुलेट, बी पार्ट है कैलकुलेट टाइम t व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज टू 10,000। आपने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि p की वैल्यू आपको गिवन है 10,000। तो पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। p आपको गिवन है 2500 इंटू ई रेज टू पावर 0.09 t। ठीक है, लॉग बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे, log into 2500 into 0.09 t। ठीक है, अब log इन दोनों के साथ सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो log 2500 प्लस log e रेज टू पावर 0.09 t। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर e की पावर में जो मौजूद है इसको हम log के स्टार्ट में ले जाएंगे। log p is equals to log 2500 plus 0.09 t log e। ठीक है, अब हम यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले log 2500 को log p में से माइनस करेंगे और इस टर्म को हम सेपरेट कर देंगे। 0.09 t log e is equals to log p माइनस log 2500। ठीक है, तो अब t को सेपरेट करने के लिए ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको यहाँ पर लाके डिवाइड कर लेंगे। t इज इक्वल्स टू log p माइनस log 2500 माइनस 0.09 log e। तो ये आपके पास आ गया है t इन टर्म ऑफ p। ठीक है, तो अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे जिसमें p की वैल्यू क्या गिवन है 10,000 और t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी में हम पुट करेंगे p की वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.09 log e। t log 10,000 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल, और log 2500 किसके इक्वल होगा, 3.39
0.79 डिवाइडेड बाय 0.09 log e। तो log e हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास है log, अब e यहाँ पर पिंक कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो पिंक कलर वाली हमने चीज लानी होती है उसको हम अल्फा प्रेस करके वो वाला बटन प्रेस करते हैं तो वो आ जाती है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0.43, अब 92 को कैरी देगा तो ये आ जाएगा 43। तो t इज इक्वल्स टू, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.6021 डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0391। नेक्स्ट इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15.4 और यूनिट टी का क्या है, ईयर्स, तो टी की वैल्यू आ गई 15.4 ईयर्स। पार्ट 3 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 81x⁴ माइनस 90x³ प्लस 61x² माइनस 20x प्लस 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रही है, ठीक है। 81 किसका स्क्वायर बनता है, 9 का, और x⁴ किसका बनता है, x² की स्क्वायर का, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 9x² का, मीन्स कि हम अगर 9x² को 9x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 81x⁴। तो एक दफा हम 9x² यहाँ लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और दूसरी दफा यहाँ ऊपर आंसर में, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके 81x⁴। अब डिवाइड पे हमेशा हम माइनस करते हैं, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, मीन्स के कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो भी हमारा आंसर आया होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, ये हमेशा हम 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 18 और x², और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 18x², ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स नीचे ले आते हैं, 90x³ प्लस 61x², ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 18x² को किसके इक्वल बनाएंगे, माइनस 90x³ के इक्वल। हमारे पास क्या था 18x², इसको हमें क्या बनाना है, माइनस 90x³। पहले तो हमें नेगेटिव साइन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम इसको किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 18 को 90 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, क्योंकि 5 18 90 होता है। उसके अलावा हमें x³ लाना है, यहाँ पर x² है, 2 पावर्स हैं, हमें 3 पावर्स रिक्वायर्ड हैं, तो एक x के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मीन्स के हमें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, -5x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -90x³। अब जिस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पर हम ऐड भी कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, -90x³ माइनस माइनस प्लस 5 5 25x²। तो अब ये वाली जो वैल्यू है वो हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, -90x³ प्लस 25x², ठीक है। तो अब हम अगेन इनके साइन चेंज करेंगे माइनस करने के लिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम टर्म्स हैं। अब ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएगा, 36 और x²। फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स को हम नीचे ले आएंगे, -20x प्लस 4। अब हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो क्या है, 9x² माइनस 5x, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18x² माइनस 5 2 10x। अब ये जो आया है इसको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, 18x² माइनस 10x, ठीक है। अब 18x² को हमें क्या बनाना है, 36x², ठीक है। 18x² माइनस 10x, तो 18 को 36 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 के साथ, और x² को x² ही बनाना है तो ये इक्वल है, तो हमें यहाँ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी इक्वल है, साइन भी इक्वल है, तो साइन भी नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है।
अब मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि यहाँ पर जिस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर पहले हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 2 10 20x और प्लस 2 2 4। तो किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है? प्लस 2 के साथ, तो प्लस 2 यहाँ भी आएगा और प्लस 2 यहाँ भी। तो ये क्या आ जाएगा? 36x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4। माइनस करने के लिए इन सबके साइन चेंज कर देंगे, तो तीनों सेम टर्म्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और आ जाएगा 0। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट का? 9x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। पार्ट 4 है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, पहले हमें इसे सॉल्व करना है, मींस के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसके बाद इसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज का जो डिनोमिनेटर में आ रही है इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 6, 3, 4 और 2। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अगेन 3 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 2 1 जा 2। अब क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, अब इसका जो एलसीएम आया है 12, इसको इन चारों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 5/6x माइनस 12 इंटू 7/3 is equals to 12 into 3/4x प्लस 12 इंटू 5/2। इन तमाम टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो अब इन सब की क्या हो जाएगी? कटिंग। तो 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10x माइनस 4 7 जा 28 is equals to 3 3 जा 9x प्लस 6 5 जा 30। हमने एलसीएम को इसीलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, मींस कि इनका डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो अब देखें, ये एक सिंपल सी इक्वेशन आ गया है जिसमें हम वेरिएबल टर्म को एक तरफ कर देंगे, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस 9x हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो माइनस 28 है तो यहाँ आके प्लस 28 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो ऐड होके 58। तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 58। अब इसको हम रियल नंबर लाइन पे शो करेंगे। नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, पहले नंबर्स को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या है? 58 है, जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करें तो 58 बहुत दूर जाके आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो स्पेसिंग ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 20 30 40 एंड 50। तो 50 के बाद आएगा कहीं 58, तो ये आ जाएगा 60। मीन्स की स्पेसिंग आपने इक्वल लेनी होगी। इसी तरह -10 -20। अब इसके अकॉर्डिंग 58 कहाँ पर आएगा? 60 के बिल्कुल क्लोज आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 58। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं कि आप एक एक नंबर ले लें, 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 एंड 60। अब यहाँ पर 58 कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से स्पेसिंग के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस 5। तो इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसमें दोनों फैक्टर्स में फर्स्ट टू टर्म सेम आ रही हैं। ठीक है, अगर तो आपके पास दो टर्म सेम आ जाए तो तब हम क्या करते हैं, उन दोनों को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लेट कर देंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब इसकी जगह हम पुट कर लेंगे y यहाँ तक हम y पुट कर लेंगे प्लस 3। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? y प्लस 7 माइनस 5।
अब ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 7 के साथ, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 7 के साथ। ठीक है, y मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 7, 7y। ये आ जाएगा 3y प्लस 3 इंटू 7, 21 माइनस 5। अब ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू आपस में माइनस हो जाएंगी और ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। वाई स्क्वायर 7 प्लस 3 10y, और ये दोनों माइनस होके हो जाएंगे 16। ठीक है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे मिड टर्म ब्रेक मेथड से। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट का जो कोफिशिएंट होता है स्क्वायर वाली टर्म का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो 16 वन जा 16, इसके बाद हम देखेंगे 16 किस किस टेबल में आ रहा है। 1 के टेबल में आता है 1 16 जा 16, 2 8 जा 16, 3 के टेबल में नहीं आता 4 4 जा 16। अब 4 रिपीट हो गया तो उससे आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इन पेयर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए हम कांस्टेंट का साइन देखते हैं। कांस्टेंट का साइन क्या है, प्लस है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये आ जाएगा 17 10 एंड 8। अब इन तीनों में से हमें कोई एक पेयर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, कौन सा करेंगे, जो कि मिड टर्म का कोफिशिएंट होगा। मिड टर्म का कोफिशिएंट क्या है 10, तो 10 वाला पेयर हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। मींस कि इस 10 को हम ब्रेक कर देंगे 2y और 8y में। 2y और 8y इज इक्वल्स टू 10y। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके साथ साइंस कौन से यूज होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ऐड करके ये पेयर आ रहा है तो तब हम क्या करते हैं, ये मिड टर्म का जो साइन होता है इन दोनों के साथ आ जाता है। अगर सब्ट्रैक्ट करके पेयर आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, मिड टर्म का साइन सिर्फ बड़े नंबर के साथ लगाते हैं, छोटे नंबर के साथ ऑपोजिट साइन यूज करते हैं। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8y प्लस 16। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ रहा है तो y प्लस 2, नेक्स्ट टू टर्म में से भी 8 कॉमन आ रहा है तो y प्लस 8 2 जा 16। तो अब y प्लस 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से y प्लस 2 कॉमन गया तो क्या रह गया y, और यहाँ से y प्लस 2 कॉमन गया तो प्लस 8 आ गया। ठीक है, अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और फिर प्लस 2। यहाँ भी y की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8। तो ये हो गया आपके पास फैक्टराइजेशन। पार्ट 5 है प्रूव दैट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो एलसीएम ले लेंगे हम इनका, तो ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, मीन्स के साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, मीन्स के साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, साइन इंटू साइन, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम सेकंड फ्रैक्शन लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एलसीएम के साथ, मीन्स की साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों आ जाएंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स के दोनों का स्क्वायर लेते हैं और दरम्यान में क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 माइनस
कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा 0। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल्स टू 0। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी और इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था। पार्ट 5 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 and 4 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पॉइंट -2 4 में से पास कर रही है, और सेकंड पॉइंट उसका जो है वो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके बारे में हमें बता दिया गया है कि एक ये इस पॉइंट में से पास कर रही है, मीन्स के -2 और 4, और जो सेकंड पॉइंट है वो इन दो इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं या एक पॉइंट और स्लोप रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बन जाती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक पॉइंट तो मौजूद है x1 y1, लेकिन सेकंड पॉइंट उन्होंने डायरेक्टली गिवन नहीं किया, वो हमें बताया है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इन दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको लिख लेते हैं 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, ये -6 है तो दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा। इसी तरह 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो देखें y के कोफिशिएंट्स सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होके 5x और ये दोनों ऐड होके 15, 5 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 15 बाय 5, 5 3 जा 15, x इज इक्वल्स टू 3। तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ चुका है 3। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगी। तो पुट कर लेती हूँ इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो 3x की वैल्यू क्या आ रही है 3, 3 इंटू 3 प्लस नेक्स्ट है 3y इज इक्वल्स टू 6, 3 3 जा 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब 9 यहाँ अगर माइनस हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू -3। अब ये y किसके इक्वल हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा -1 के इक्वल। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है 3 और -1। तो अब ये जो पॉइंट है ये क्या बन गया है 3 और -1। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2 and 4 and 3 -1। ठीक है, अब हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, और सेकंड पॉइंट ये है। ठीक है, अब इनको देख के वैल्यूज पुट कर लेंगे, y माइनस y1 क्या है 4, y2 है -1 और y1 है 4, x2 3 और x1 क्या है -2 और x1 -2। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू ये बन जाएगा -5 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5, तो x माइनस माइनस प्लस 2, ये 5 5 के साथ कैंसिल होकर -1 आ जाएगा,
y माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1x प्लस 2। अब माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू -x और -2। अब ये -4 हम ले जाएंगे राइट साइड पे, -x -2 और ये +4 हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू -x, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आ जाएगा +2। तो ये आपके पास आ गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पर्सन आई लेवल टू द टॉप ऑफ द ट्री इज 45 डिग्री। पार्ट ए है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, पार्ट बी है इफ अ पर्सन मूव 10 मीटर क्लोजर टू द ट्री फाइंड द न्यू एलिवेशन एंगल। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक पर्सन है जो कि ट्री से 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये आपके पास ट्री है, 20 मीटर के डिस्टेंस पर एक पर्सन है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई लेवल टू द टॉप ऑफ द ट्री इज 45 डिग्री। अब इस पर्सन के आई लेवल से लेकर इसके टॉप तक की एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या गिवन है, 45 डिग्री। ठीक है, ये आई लेवल है, आई लेवल से अबव जो होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो ये आपको गिवन है 45 डिग्रीज। तो पार्ट ए है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो आपने हाइट ऑफ ट्री h फाइंड आउट करना है। ठीक है, पार्ट बी है इफ द पर्सन मूव 10 मीटर क्लोजर टू द ट्री, अगर पर्सन जो है 10 मीटर क्लोजर चला जाए, मींस कि इसके हाफ पे चला जाए, टोटल 20 मीटर था, अब इसका डिस्टेंस कितना रह गया है, 10 मीटर। फाइंड द न्यू एलिवेशन एंगल, तो अब आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इनको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास ट्राइंगल क्या थी, इस तरह से थी, ए बी एंड सी, जिसमें हमें ए बी गिवन था 20 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और हाइट h हमें फाइंड आउट करनी थी। तो सिंपली हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो दो साइड्स डिस्कस हो रही हैं, अब यहाँ पर हमारे पास जो दो साइड डिस्कस हो रही हैं वो कौन सी है, वो हाइट और बेस है, मीन्स के परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो होती है वो कौन सी होती है, टेंजेंट की। तो यहाँ पर हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, टेंजेंट की। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, टेंजेंट मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए बी। तो टेंजेंट 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू बी सी हाइट है h और ए बी हमें गिवन है 20। तो टेंजेंट 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 इज इक्वल्स टू h बाई 20। 20 वहां जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 20 मीटर, मीन्स के ट्री की हाइट क्या आ गई है, 20 मीटर। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि पर्सन 10 मीटर क्लोजर चला जाता है ट्री से, मीन्स के ये ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा डी। यहाँ भी 10 मीटर है तो यहाँ भी आ जाएगा 10 मीटर। तो अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो अब हमारी जो न्यू ट्राइंगल बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी बी एंड सी। ठीक है, हाइट हमने फाइंड आउट कर ली है 20 मीटर और बी डी क्या हो जाएगा 10 मीटर। पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि बी डी किसके इक्वल है, 10 मीटर है। तो क्या कहेंगे, एज ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी। ठीक है, ए बी हमें कितना गिवन था 20 मीटर और ए डी ये हमें कितना गिवन है 10 मीटर और डी भी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, 20 मीटर माइनस 10 मीटर इज इक्वल्स टू डी बी। तो डी बी कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये 10 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे। यहाँ पे जो दो साइड डिस्कस हो रही है वो कौन सी है, परपेंडिकुलर और बेस। तो अगेन हमारे पास कौन सी रेशियो यूज होगी, टेंजेंट की।
मीन्स कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है DB। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू BC, हाइट कितनी गिवन है 20 मीटर और BD है 10, तो ये डिवाइड होके आ जाएगा 2। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2, थीटा फाइंड आउट करना है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2, थीटा इज इक्वल्स टू 63.4 डिग्रीज। ये आपके पास आ जाएगा न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन। पार्ट 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फेस ऑन द डाई इज पार्ट ए अ प्राइम नंबर, पार्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, एक डाई है जिसको सिर्फ एक दफा थ्रो किया गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि जब हम थ्रो करें तो हमारे पास प्राइम नंबर आए। पार्ट बी में हमने फाइंड आउट करना है कि जब हम थ्रो करें तो वो नंबर कोई मल्टीपल ऑफ 3 हो, मीन्स के 3 के टेबल में आता हो। तो एक डाई के टोटल कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं, मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स कि एन एस क्या बन जाएगा 6। तो पार्ट ए में क्या है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो लेट कर देते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट फेस ऑन डाई इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं 2 3 एंड 5, 2 3 और 5, तो एन ए क्या बन जाएगा 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है, वो किसके इक्वल होगा एन ए डिवाइडेड बाई एन एस। एन ए क्या है 3 और एन एस है 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। तो अब हम पार्ट बी फाइंड आउट करते हैं जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो लेट बी बी द इवेंट दैट फेस ऑन डाई is a multiple of 3। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पर कौन कौन से हैं 3 एंड 6, दो ही हैं, तो एन बी क्या आ जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स के बी क्या आ जाएगा एन बी डिवाइडेड बाई एन एस। 2 डिवाइडेड बाई 6, एन बी 2 है और एन एस 6 है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिटी इज प्लानिंग टू इंस्टॉल अ न्यू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हब सच दैट इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू existing water station located at point A and B. Find the equation of locus where the new hub should be placed. तो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हब लगाने का प्लान किया जा रहा है, किस तरह से कि जो ऑलरेडी दो मौजूद हैं वाटर स्टेशन जिनकी लोकेशन है पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, जो न्यू स्टेशन इंस्टॉल किया जाए वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो। ठीक है, उसका डिस्टेंस इन दोनों से सेम हो। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन से होंगे हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इन दोनों का मिड होगा जो कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर होगा, फिर इसी तरह ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इसी तरह अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें एक लाइन आए तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस पर जितने भी पॉइंट्स मौजूद होंगे इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस ए और बी से इक्वल होगा। ठीक है, तो लोकस इसका क्या बन रहा है कि वो वाले पॉइंट्स जो कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंस होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है ए बी का। अच्छा, तो अब ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जो लोकस बन रहा है इसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कम से कम दो चीजें गिवन होनी चाहिए, या तो वो दो पॉइंट्स हो सकते हैं या एक पॉइंट और एक स्लोप होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो ए और बी के हैं। ठीक है,
तो ये जो हमारे पास लोकस आ रहा है इसके बारे में हमें कोई पॉइंट या इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है। अच्छा, तो अब देखें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करता है? मिड में से, ठीक है। तो एक तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट आ जाएगा कि जब हम ए बी का मिड फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम सी का नाम दे देते हैं, तो ये इस लाइन पर आने वाला एक पॉइंट हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली अब देखें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका मतलब है कि ये ए बी के परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके दरमियान फार्मूला होता है। अगर इसकी स्लोप को हम m1 कह दें और इसकी स्लोप को m2, तो m2 क्या होगा? m1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इस तरह से ए बी की स्लोप की हेल्प से हम राइट बाइसेक्टर की स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उसको हम नाम देते हैं सी का। अब एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 7, नेक्स्ट 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो ये पॉइंट सी आ जाएगा आपके पास 7 और 4, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो उसकी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप फाइंड आउट करनी होगी ए बी की। स्लोप ऑफ ए बी, तो वो किसके इक्वल होगी? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पर हम a को फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 और b को सेकंड पॉइंट x2 y2। तो y2 1 है, 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4, ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, कैंसिल आउट होके -1 आ जाएगा। तो स्लोप इसकी क्या आ गई है? -1। अब हमें स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम कहेंगे सिंस लोकस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AB, so slope of locus is equals to -1 divided by slope of AB, ठीक है। नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि लोकस क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, तो लोकस का की स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए बी। तो -1 डिवाइडेड बाय इसकी स्लोप हमारे पास क्या आई थी? -1, तो डिवाइड होके आ जाएगा 1। अच्छा, तो इसकी हम स्लोप को नाम दे देते हैं m का। तो अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लोकस। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। अब x1 और y1 हमारे पास क्या है? ये जो पॉइंट मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, क्योंकि वो लाइन उसमें से पास कर रही थी। तो x1 y1 क्या है? 7 और 4, और स्लोप हमने फाइंड आउट की थी 1 है। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 x माइनस 7, y माइनस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। तो -4 को हम ले जाएंगे राइट साइड पे, x माइनस 7 और ये आ जाएगा +4, y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। और लोकस किस चीज का है? पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का और के साथ सेकंड क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इन, ये आपको इक्वेशन गिवन है
ये आपको इक्वेशन गिवन है, आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। पार्ट ए में आपने करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपको फॉर्म सामने क्वेश्चन में गिवन है, अगर ये गिवन ना हो तो भी आपको ये जुबानें याद होनी चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो किस तरह है, 2x प्लस 7y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर देख के इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में। सबसे पहले देखें यहाँ पर y बिल्कुल सेपरेट है, मींस के राइट साइड पे y है, बाकी तमाम वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो, सॉरी, लेफ्ट साइड पे आपके पास y है, बाकी तमाम वेरिएबल और कांस्टेंट राइट साइड पर है। तो हम y को यहीं पर रहने देंगे, 7y इज इक्वल टू, बाकी इन दोनों को ले जाएंगे राइट साइड पे। पहले वेरिएबल टर्म आ रही है x वाली, तो माइनस 2x, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आ रही है तो 28 को उसके बाद देखेंगे। इसके अलावा ये देखें y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 7, तो 7 को हम यहाँ पर राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे तो y का तो माइनस 2x प्लस 28 बाई 7, ठीक है, 7 यहाँ आकर डिवाइड हो गया। अब 7 को दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेट कर देंगे, y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 7x प्लस 28 बाई 7। अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 7 4 जा 28, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 7x प्लस 4। तो ये आ गया आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पर स्लोप क्या है, माइनस 2 बाई 7, और y इंटरसेप्ट क्या है 4 है। तो वेयर m is equals to minus 2 by 7 and c is equals to 4। तो अब हम पार्ट बी करेंगे, पार्ट बी में कौन सी फॉर्म है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल टर्म लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट है राइट साइड पे, तो पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को यहीं रहने देंगे और कांस्टेंट को ले जाएंगे राइट साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट भी क्या है 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 28 को यहाँ आकर डिवाइड करेंगे, 2x प्लस 7y डिवाइडेड बाई 28, तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। अब 28 को दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, 2 बाई 28x प्लस 7 बाई 28y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 2 14 जा 28 एंड 7 4 जा 28, तो ये आ जाएगा x बाय 14 प्लस y बाय 4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखें यही फॉर्म बन गई है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में 1 है और y का भी कोफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 है, और डिनोमिनेटर में a क्या है 14 और b क्या है 4। a और b आपके पास a x इंटरसेप्ट होता है और b y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या है, वेयर a इज इक्वल्स टू 14 और y इंटरसेप्ट b है, b क्या है 4 है। तो ये आपके पास आ गया है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। नंबर 8 है, a cylindrical water tank has a radius of 5 cm and height of 12 cm. A second cylindrical tank has a radius of 7.5 cm. Find the height of second tank if both tanks have the same volume, ठीक है। दो टैंक्स आपको गिवन है और फर्स्ट टैंक का रेडियस आपको गिवन है, R1 इसको कह देते हैं 5 सेंटीमीटर, और हाइट H1 गिवन है 12 सेंटीमीटर। इसी तरह एक और सिलेंडर है जिसका रेडियस आपको गिवन है R2 7.5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। तो अगर फर्स्ट के वॉल्यूम को हम V1 कहें और सेकंड के वॉल्यूम को V2 कहें, तो गिवन आपको कंडीशन क्या है कि V1 इज इक्वल्स टू V2, मींस के दोनों के वॉल्यूम सेम है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच। अब फर्स्ट वाले के लिए है तो R1 H1 कहेंगे और सेकंड वाले के लिए है तो R2 स्क्वायर और H2, ठीक है। तो अब बोथ साइड पे पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपने H2 फाइंड आउट करना है, H2 को यहीं रहने देंगे और R2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H2। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, H2 इज इक्वल्स टू R1 है आपके पास 5 और H1 है 12 डिवाइडेड बाय R2 है 7.5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7.5 का स्क्वायर,
56.25। इनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हाइट आ जाएगी, हाइट मीन्स के h2 इज इक्वल टू 7.3 यूनिट सेंटीमीटर। तो सेकंड सिलेंडर की हाइट क्या होगी, 7.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन टेबल शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस इन यूएस डॉलर्स ऑफ 50 ओवरसीज एम्प्लॉयज, कैलकुलेट एवरेज वेज ऑफ एम्प्लॉयज। आपको डाटा गिवन है, ठीक है, ये ग्रुप डाटा है और आपने इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ग्रुप डाटा में एवरेज का फार्मूला क्या होता है, मीन्स के अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक आपने एक्स फाइंड आउट करना है, मीन के मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर उस एक्स को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, फिर इसका आपने सम करना है और डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसीज का सम करना है, ठीक है। तो ये दो कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो पहले हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, दोनों क्लास लिमिट्स को हम ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 10 प्लस 14 करेंगे तो यह आ जाएगा 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 12। इसी तरह दोनों लिमिट्स को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को भी ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 17। इसी तरह से हम कॉलम कंप्लीट कर देंगे 22, 27 एंड 32। तो इसके अलावा एक और मेथड से भी आप नेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वाली आप फाइंड आउट करें जिस तरह प्रॉपर फाइंड आउट करते हैं, दोनों लिमिट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें कि जो भी आपके पास हाइट आ रही है क्लास की, ठीक है, कोई सी भी दो क्लास इंटरवल लें, ठीक है, उनकी अपर लिमिट या लोअर लिमिट को आप माइनस करें, आपस में दो कंसेक्यूटिव क्लासेस लेनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 आ रहा है तो 12 प्लस 5 करेंगे तो 17, 17 प्लस 5 करेंगे 22, 22 प्लस 5 करेंगे 27। इसी तरह आप हर एक में हाइट को ऐड करते जाएं, आपके पास नेक्स्ट मिड पॉइंट आता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने कॉलम फाइंड आउट करना है एफ एक्स का, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है मिड पॉइंट के साथ, तो 7 इंटू 12 आ जाएगा 84। नेक्स्ट 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ तो यह आ जाएगा 340। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो यह आ जाएगा 352। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो यह आ जाएगा 81। नेक्स्ट 4 को 32 के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 128, ठीक है। अब न्यूमरेटर में हमने क्या करना है, एफ एक्स का सम करना है। ये एफ एक्स को तो ये एफ एक्स का कॉलम है तो इन वैल्यूज का हम सम करेंगे तो ये सम आ जाएगा आपके पास 985, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपने फ्रीक्वेंसीज का सम करना है, फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। समेशन एफ एक्स किसके इक्वल आया है, 985 के, और समेशन एफ क्या है, 50 के इक्वल है। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, मीन्स के अरिथमेटिक मीन। तो इन दोनों को डिवाइड करने से आया 19.7। तो अरिथमेटिक मीन या एवरेज किसके इक्वल आ गया है, 19.7 के इक्वल। पार्ट 9 है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड प्लॉट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है। आपको इनइक्वालिटी गिवन है तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मीन्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, फिर उसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें दो इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। तो पहले हम ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, मीन्स के मिड वाले को लेफ्ट वाले के साथ लेंगे और फिर सेकंड ये मिड वाले को राइट वाली इनइक्वालिटी राइट वाली टर्म्स के साथ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, -3x प्लस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x प्लस 7 माइनस 32, ठीक है। अब ये मिड वाली लेंगे इसके साथ, तो 5x प्लस 7 माइनस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 7 के साथ, मीन्स के ब्रैकेट को हम एलिमिनेट करेंगे। तो 5x और प्लस 5 7 जा 35 माइनस 32। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म को राइट साइड पे लेंगे या लेफ्ट साइड पे, किसी भी एक तरफ हम वेरिएबल टर्म्स को ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको भी यहाँ पर ले आएंगे वेरिएबल टर्म को, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म हम ले आते हैं राइट साइड पे, तो 11, तो ये आ जाएगा -35 और ये बन जाएगा +32 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x और +3x,
तो -35 और +32 ये क्या बन जाएगा -3, तो 11 में से -3 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ये भी आ जाएगा 8x। 8 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा तो 8 1 सा 8, 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू x। अब ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 35 माइनस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 1। ठीक है, अब ये 3x हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, 5x माइनस 3x वेरिएबल टर्म एक तरफ कर दी। अब ये दोनों कांस्टेंट टर्म हम ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा -35 और ये 32 प्लस 32, ये दोनों माइनस होके 2x और -35 प्लस 32 ये क्या बन जाएगा -3 और -1 -4, तो 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। मीन्स कि इसे अगर हम कंबाइन करके लिखें तो -2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x। ठीक है, मीन्स के -2 से बड़े नंबर्स और यहाँ पर क्या आ रहा है 1 से छोटे नंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कंबाइन फॉर्म में। तो अब हम इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तो ये अगर आपके पास हो जाए नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3, अब इसके अकॉर्डिंग -2 से लेकर -1 तक सॉरी -2 से लेकर 1 तक के नंबर इंक्लूड हैं। ठीक है, मीन्स के ये -2 और 1। ठीक है, इन सर्कल्स को हम फिल करेंगे और इनके दरमियान तमाम नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन मौजूद है तो इन सर्कल्स को हम फिल करेंगे। अगर इक्वालिटी का साइन मौजूद ना होता तो हॉलो सर्कल लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास रियल नंबर लाइन पर प्लॉट हो गया। तो अब ये देखें -2 से बड़े नंबर, -2 से बड़े नंबर हमारे पास कहाँ जाएंगे राइट साइड पे, और 1 से छोटे नंबर कहाँ पर आएंगे लेफ्ट साइड पे। तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास आ रहा है इंटरवल वो इसमें आएगा -2 से लेकर 1 तक के नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, कैलकुलेट। पार्ट ए है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ हेड्स, बी पार्ट है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ टेल। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का आपके पास फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो किसकी इक्वल होता है NP। ठीक है, N क्या है, नंबर्स होते हैं जितने टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट होता है। अब यहाँ पर कितने टाइम रिपीट हुआ है 100 टाइम्स, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास n किसकी इक्वल है 100। ठीक है, और p क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, जिस तरह पार्ट ए में आपको किसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, हेड आने की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो हेड की प्रोबेबिलिटी p शो करेगी। ठीक है, जबकि पार्ट बी में आपके पास p क्या होगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मीन्स के टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास p होगी। तो पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं, तो पार्ट ए में हमारे पास p किसके इक्वल होगा, हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, मींस कि एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं, एक होती है हेड और एक होती है टेल। ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है 1/2। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी p क्या हो जाएगी 1/2। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू NP, n है 100 और p है 1/2, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगी 50। इसी तरह पार्ट बी में भी n हमें 100 गिवन है और p मीन्स के टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर प्रॉपर मेंशन कर ले बेशक, ऑफ ऑब्टेनिंग टेल नंबर ऑफ टेल। तो n क्या है 100 और p है 1/2,
तो ये भी कटिंग होके क्या आ जाएगा 50। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम थी, इसलिए दोनों की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी सेम आई हैं। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हुआ है। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेपर का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।